तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। वेस्ट बंगाल के ऐतिहासिक और सच कहा जाए तो बेहद उथल-पुथल भरे 2026 के चुनाव के ठीक बाद का वक्त, रात का अंधेरा और एक ऐसी घटना जिसने पूरे राज्य की राजनीति में लिटरली भूचाल लाकर रख दिया। इस विश्लेषण में हम वेस्ट बंगाल की उन सड़कों की तरफ चलेंगे जहां चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद एक बेहद संगीन और डार्क रियलिटी सामने आई। हम बात कर रहे हैं चंद्रनाथ रात की हत्या की। देखिए, यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक ऐसा पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया और आने वाली सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी चुनौती पेश की। अब सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये कोई आम हादसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद सुनियोजित यानी हाईली कैलकुलेटेड अटैक था। सोचिए, हमलावर विक्टिम के घर के आसपास के इलाके की पूरी रेकी कर रहे थे। वो उनके मूवमेंट पर गहरी नजर रखे हुए थे, इस इंतजार में कि सही वक्त कब आएगा। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि मौत इस तरह से इतने करीब से किसी का इंतजार कर सकती है। ये ठीक उनके घर के बाहर एक टारगेटेड एम्बुश था, जो इस हत्या के पीछे छिपी एक पूरी ठंडी और सटीक प्लानिंग को उजागर करता है। चलिए एक बार देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। रात के करीब 10:20 हो रहे थे। मध्यम ग्राम के डोहरिया इलाके में जसोर रोड पर एक कार को मोटरसाइकिल्स पर सवार कुछ लोगों द्वारा अचानक रोका जाता है। अगले ही सेकंड हमलावर कार की आगे वाली विंडशील्ड के आर पार सीधे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके तुरंत बाद विक्टिम को छाती में पॉइंट ब्लैंक रेंज से कई गोलियां मारी जाती हैं। हमलावर वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। इस जानलेवा हमले में कार का ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो जाता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर मदद मांगने के लिए भागता है। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। तो यहां सबसे बड़ा और अहम बिंदु ये निकल कर आता है कि आखिर जिनकी हत्या हुई वो शख्स थे कौन? चंद्रनाथ राउत। ये आने वाले चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे। इस हत्या का पॉलिटिकल वजन आप इसी एक फैक्ट से समझ लीजिए। ये किसी आम नागरिक की हत्या नहीं थी, बल्कि स्टेट के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक के बिल्कुल राइट हैंड मैन की हत्या थी। इस इंसिडेंट ने सीधे तौर पर स्टेट की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाया था। आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं और इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। चंद्रनाथ रात का बैकग्राउंड जानना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ कोई ऑफिस एम्प्लॉय नहीं थे। दरअसल वो इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रवर्तक पर्सनल रह चुके थे। 2018 से वो सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी और विश्वासपात्र सहयोगी थे। उनके पिता चंदीपुर पंचायत के मेंबर हैं, जिसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। पार्टी के लॉजिस्टिक्स को संभालना, मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना और सबसे अहम बात, ग्राउंड पर पार्टी वर्कर्स का मोराल हाई रखना, ये सब उन्हीं के कंधों पर था। सच कहें तो वो बीजेपी के इनर सर्कल का एक बेहद अहम हिस्सा थे, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जाता था। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और एक तरह से रूह को झकझोर देने वाला पहलू उनकी आखिरी दिन की गतिविधियों में छिपा है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन चंद्रनाथ रौत ईस्ट मिडनापुर के गांव-गांव घूमकर पार्टी वर्कर्स को शांति का संदेश दे रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न होने को कहा है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो व्यक्ति पूरा दिन हिंसा न करने का संदेश फैला रहा था, वही शख्स उसी रात एक बेहद हिंसक और बेरहम हमले का शिकार हो गया। अब जाहिर है, इस लेवल की हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन तो तेजी से शुरू होनी ही थी। पुलिस का पहला कदम था क्राइम सीन को सिक्योर करना। ये पूरा वाकया रात के घर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर हुआ था। खून से सनी उस गाड़ी और पूरे इलाके को घेरा गया। दूसरा बड़ा स्टेप था डोहरिया इलाके के आसपास का सीसीटीवी फुटेज जमा करना, ताकि उन मोटरसाइकिल सवारों की पहचान हो सके। और तीसरा, सबसे क्रूशियल कदम, उस घायल ड्राइवर को तुरंत कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल ट्रांसफर करना। वो ड्राइवर इस पूरे केस का इकलौता चश्मदीद गवाह है। उसकी बयान इस पूरी पजल को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और जैसे ही इस हत्या की खबर फैली, राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। यहां से शुरू होता है द पॉलिटिकल ब्लेम गेम, अ स्टेट डिवाइडेड ओवर मर्डर। हत्या के बाद हालात बिल्कुल तनावपूर्ण हो गए और दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पॉन्सेज बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ बीजेपी का सीधा और सख्त आरोप है कि ये टीएमसी द्वारा की गई एक टारगेटेड किलिंग है। उन्होंने कड़ी कानूनी कार्रवाई का वादा किया है और यहां तक कह दिया है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की तमाम पुरानी फाइल्स को अब दोबारा खोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है।
उनका कहना है कि इस मामले की कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही टीएमसी ने ये फैक्ट भी सामने रखा है कि इस पोस्ट पोल वायलेंस में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि उनके अपने वर्कर्स की भी जाने जा रही हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह कड़े रुख अपना रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या किसी अकेले वैक्यूम में नहीं हुई थी। इसे समझने के लिए हमें बड़ी पिक्चर देखनी होगी। द मैक्रो कॉन्टेक्स्ट, वेस्ट बंगाल स्टेट वाइड पोस्ट पोल क्राइसिस। 200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिनों के भीतर राज्य भर में पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़ी 200 से ज्यादा एफआईआर्स पुलिस के पास दर्ज हो चुकी थी। ये आंकड़ा अपने आप में चीख कर बता रहा है कि स्थिति कितनी जल्दी बेकाबू हुई और सड़कों पर हिंसा का स्केल क्या था। हर एक एफआईआर के पीछे किसी न किसी आम इंसान की परेशानी, टूटे हुए घर या जली हुई दुकानें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी उथल-पुथल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंसा करने के आरोप में 433 लोगों को तुरंत अरेस्ट किया गया और माहौल को आगे और बिगड़ने से रोकने के लिए लगभग 1100 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। ये दिखाता है कि पुलिस की तरफ से एक मैसिव क्रैकडाउन चल रहा था ताकि सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ को वक्त रहते रोका जा सके। और वैसे ये हिंसा सिर्फ एक तरफा बिल्कुल नहीं थी। दोनों तरफ से नुकसान और मौत की बेहद डरावनी खबरें सामने आईं। बिरभूम के नानौर में एक तृणमूल वर्कर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वहीं न्यू टाउन में हुई एक झड़प के दौरान एक बीजेपी वर्कर की जान चली गई। टॉलीगंज, हावड़ा और आसनसोल जैसे कई इलाकों में दोनों ही पार्टियों के ऑफिसेस को निशाना बनाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई। और इस सब को काबू में लाने के लिए हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि 70,000, जी हां 70,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को राज्य भर में डिप्लॉय करना पड़ा। ये सीधे तौर पर बताता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस क्राइसिस को अकेले संभालना लगभग नामुमकिन हो चुका था। जमीनी हालात इतने खराब हो चुके थे कि आखिरकार केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा और एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने वेस्ट बंगाल के सभी 77 नए चुने गए बीजेपी एमएलएस के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री सिक्योरिटी कवर अप्रूव कर दिया। सोचने वाली बात है, चुनाव जीतने के बावजूद नेताओं पर खतरा इस हद तक था कि उन्हें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की एक क्लियर और काफ़ी डरावनी तस्वीर पेश करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद अहम और थोड़ा चुभने वाले सवाल पर लाकर रोकते हैं। जब एक ऐतिहासिक चुनाव के बाद का ट्रांजिशन, सत्ता का बदलाव इस तरह की सुनियोजित हत्याओं और पूरे राज्य में फैली हिंसा के साये में होता है, तो क्या सच में लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्थिर रह सकती है? चंद्रनाथ राथ की हत्या सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉलिटिकल क्राइम नहीं है, ये पूरे सिस्टम और हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये सवाल जरूर उठता है कि क्या पॉलिटिकल राइवलरी की कीमत आखिर इस हद तक चुकाई जानी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।